नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी को हम नई वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ चुकी है और इसके जो आवेदन है प्रारंभ हो चुके हैं। तो आपको जो है आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा सत्र 2023 की जो इन्फॉर्मेशन है आ चुकी है और आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो आवेदन की डेट है वो आ चुकी है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आवेदन की जो तिथि है 22 सितंबर 2023 से 21 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है। तो आप 22 सितंबर 2023 से 21 अक्टूबर 2023 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप एमपीपीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखें। पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताई जाएगी। और जो लिंक है साइड की जो डायरेक्ट लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट ही आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम एक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस टाइप से पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो ऑप्शन है इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको ध्यान रखना है और हम यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, आवेदन करने की जो डेट है 21/10/2023 तक है। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट आपकी दी गई है 17/12/2023। यहाँ पे आपके दो पेपर होने वाले हैं। एक ही दिन पेपर होगा, एक सुबह 10 से 12 बजे तक होगा और एक दोपहर 2:15 से 4:15 तक होगा। इसके बाद इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, आयु सीमा है और इसके अलावा जो आदि जानकारी है वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, जो शैक्षणिक योग्यता है कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में समस्त ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। और जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वो भी इस का जो फॉर्म है आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है कि सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद जो एग्जाम सिटी है तो एग्जाम सिटी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और साथ में एग्जाम सिटी आप देख सकते हैं, हर जिले में एग्जाम सिटी दी गई है। तो यहाँ पे आपको, आप जिस जिले के निवासी हैं आपका सबसे पहले सेंटर उस जिले में होगा। इसके बाद आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो एज लिमिट है तो यहाँ पे गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 40 वर्ष की एज और वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 वर्ष की एज यहाँ पे रखी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस हम बता देते हैं। ये जो लिंक है ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस टाइप से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी फिल करनी है जो कि बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। सबसे पहले यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण देना है। व्यक्तिगत विवरण में आपको अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम लिखना है, यानी जो प्रथम नाम है वो टाइप करना है। यहाँ पे हम आपको लिखकर भी बता देंगे। अभ्यर्थी का मध्य नेम अगर हो तो लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। इसके बाद अगर उनका सरनेम है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी का जो जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पे लिखना है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि लिखनी है, पिता का नाम लिखना है और यहाँ पे उनकी माता का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ये जानकारी हम भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनका हम फॉर्म में यहाँ पे बताएं भरेंगे। तो अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम भरेंगे तो इनका जो फर्स्ट नाम है जैसे कि संदीप, तो संदीप लिख देते हैं। मध्य नाम अगर है तो लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। इसके बाद इनका कास्ट है तो कास्ट में जैसे कि ये यादव, संदीप यादव। इसके बाद अभ्यर्थी का जो लिंग है यानी वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे अगर आप मेल है तो मेल लिखें, अगर फीमेल है तो फीमेल टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जन्मतिथि लिखना है। जन्मतिथि में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपकी जन्मतिथि मार्कशीट में हो। हम यहाँ पे 1 जनवरी 1990 लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 ईयर्स इनका एज आ चुका है। फिर इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। पिता के नाम में जो भी आप यहाँ पे इनके पिता का नाम वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अमर सिंह, ये इनके पिता का नाम है, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर इनकी माता का नाम लिखना है तो माता का नाम यहाँ पे हम लिखते हैं संध्या। इसके बाद इनकी वैवाहिक स्थिति देनी है, यानी इनका जो वैवाहिक जानकारी है वो देनी है। अगर अभ्यर्थी का जो है क्या अभ्यर्थी विवाहित है यानी उनका विवाह हो चुका है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। तो यहाँ पे अगर नो करेंगे तो ये जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे हट जाएगी। अगर यहाँ पे आपका विवाह हो चुका है तो यस करें। यहाँ पे उनकी अगर मेल है तो पत्नी का नाम लिखा जाएगा और अगर वो फीमेल है, कैंडिडेट फीमेल है तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इनका जो नाम है जैसे कि हम
रानी, ये इनकी पत्नी का नाम। इसके बाद यहाँ पे अगर बच्चों की जो संख्या है वो लिखना है। तो यहाँ पे अगर बच्चों की संख्या है तो एक दो जो भी है वो लिख सकते हैं, नहीं है तो जीरो लिखना है। इसके बाद अगर आप एक या दो लिखेंगे तो यहाँ पे अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आपको लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाते हैं। मूल सूचना का विवरण देना है यहाँ पे आपको। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो नो ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपका कास्ट सिलेक्ट करेंगे। हम ओबीसी हैं, ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जाता है कि एससी ओबीसी कैटेगरी में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप समझाएंगे कि आप विद्यार्थी क्रीमिलियर में आते हैं, तो यहाँ पे हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओटी जो ओबीसी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। अगर आप एससी, एसटी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप जर्नल कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं भरना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, हम ओबीसी से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे जानकारी भरना है। तो यहाँ पे जातिकर्ता, जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है जारीकर्ता, उनका पदनाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जिले का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है और यहाँ पे जिस डेट में वो बना है वो लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो एसडीएम द्वारा बनाया गया है। तो एसडीएम लिखेंगे। यहाँ पे आपको जिले का नाम लिखना है, हम यहाँ पे जिले का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है डिजिटल वाला, उसका जो नंबर है वो इस प्रकार है, तो हम इस प्रकार जो है टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना है, तो हमने जैसे 1 जनवरी 2023 को जारी कराया तो ये लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे विकलांग है तो दिव्यांगता का विवरण देना है। अगर विकलांग नहीं है तो ये ऑप्शन में आप नहीं कर देना, ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे। और विकलांग है तो यस करके ये जानकारी आपको फिल करनी है। इसके बाद अन्य विवरण में आपको यहाँ पे ये जानकारी पढ़ लेनी है। अगर ये इस जानकारी में से आपके पास कुछ ये आपके हिसाब से है तो यस करें, नहीं है तो हम नो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये जानकारी जो हमारे हिसाब से नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे रोजगार पंजीयन का विवरण देना है। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के रोजगार जीवित पंजीयन है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आप किस जिले से आपने पंजीयन कराया है वो लिखेंगे। पंजीयन क्रमांक आपका जो है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद पंजीयन की जो डेट है, जैसे कि आज ही हमने पंजीयन कराया तो आज की हम डेट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा वहां आपको ये देना होगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक का विवरण अगर आपके पास है तो देना है, नहीं है तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आयु सीमा में अगर आप किसी प्रकार की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके अब आप सभी को यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का जो है विवरण देना है। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या अभ्यर्थी स्नातक है? अगर अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो वो यहाँ पे यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पे जो है क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप समझ जाता है कि आप अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में जो है अध्ययनरत हैं तो यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे स्नातक की जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और यहाँ पे आपको कक्षा जो 12वीं है उसका जो यहाँ पे वर्ष आपको लिखना है। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन तो यहाँ पे यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल देना है। सबसे पहले कक्षा 10वीं की इन्फॉर्मेशन देना है, इसमें उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिखना है। तो सबसे कक्षा 10वीं में हम यहाँ पे 10th लिख देंगे। प्रणाली में आपका ग्रेड है यानी सीजीपीए है या डिवीजन है, तो अगर परसेंटेज है तो हम डिवीजन लिखेंगे और सीजीपीए है तो सीजीपीए क्लिक करेंगे। विषय में आपका आल लिखना है। पूर्णांक में आपका कितने का 500 का होता है या 600 का होता है, तो हमारा जैसे 600 का हुआ। प्राप्तांक आपको कितने मिले हैं तो 510 हैं, तो यहाँ पे प्रतिशत ज्यादा आता है 85.00। इसके बाद डिवीजन में आपका फर्स्ट है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, तो हमने एमपी बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पे एमपी बोर्ड
भोपाल टाइप करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, किस सन में किया है, तो हमने जिस सन में कक्षा 10वीं किया है, जैसे कि 2014। इसके बाद प्रमाण पत्र यानी रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद कक्षा 12वीं की इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे 12th लिखेंगे। हमारा जो परसेंटेज में है तो परसेंट डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा हम सीजीपीए लिखेंगे। इसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो पीसीएम लिखेंगे, आर्ट से हैं तो आर्ट लिखेंगे, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लिखेंगे। इसके बाद पूर्णांक कितने का है, 500 का है। टोटल हमें मिले कितने नंबर हैं, 400 नंबर मिले हैं। टोटल 80 यानी 80.00 यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट है, एमपी बोर्ड से हमने किया है, तो हम यहाँ पे एमपी बोर्ड भोपाल टाइप कर देते हैं। इसके बाद भोपाल टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे किस सन में किया, तो 2016 में कंप्लीट है। यहाँ पे हमने जो रोल नंबर है टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे स्नातक, स्नातक में आपने क्या किया है, बीएससी किया, बीकॉम किया, एम को सॉरी बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बी या इंजीनियरिंग किया है, जो भी किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने जो है यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष में परीक्षा में क्या किया है, जैसे कि बीएससी किया है तो हम बीएससी लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष में आपने डिवीजन लिखना है या सीजीपी से तो सीजीपी लिखना है। इसके बाद यहाँ पे विषय लिखना है, तो हमने पीसीएम किया, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो पीसीएम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल कितना है, तो टोटल जैसे कि हमारा टोटल 2700 है और नंबर कितने मिले हैं, तो 2154 नंबर दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है वो आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे किस यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमारा जो यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे कि महाराजा छत्रसाल, या फिर जो हमारा जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी का नाम हो वो आपको यहाँ पे टाइप करना। तो ऐसे कि हमारा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, तो बीयू भोपाल हम यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर जिस यूनिवर्सिटी से वो लिख देते हैं। यहाँ पे किस वर्ष में किया है, तो 2019 में कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद अगर आपका ग्रेड और सीजीपीए में है तो यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे चलना है, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है जो सेवा का विवरण, तो ये ऑप्शन हमारा बंद है क्योंकि हम जो है एक्स सर्विसमैन में हमने आवेदन नहीं किया है, हम फ्रेशर हैं, तो ये ऑप्शन बंद है। अगर एक्स सर्विसमैन में आपने टिक किया होता तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, केवल मध्य प्रदेश के एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं वो यहाँ पे ये यस और नो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर यस करेंगे तो यहाँ पे बैंक का इंफॉर्मेशन देना होगा, और नो करेंगे तो बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं देना होता है। तो हम यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे बैंक का विवरण देना है और पासबुक स्कैन करना है, लेकिन हमें ये प्रोसेस नहीं लेना है तो हम यहाँ पे नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो है बैंक का विवरण दे सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी को बैंक का विवरण दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बैंक के नाम में आप जो भी बैंक से, जैसे कि स्टेट बैंक है तो हम स्टेट बैंक में आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखना है, यहाँ पे बैंक शाखा का नाम लिखना है, बैंक शाखा का कोड लिखना है, खाता धारक का नाम लिखना है, खाता संख्या लिखना है, और यहाँ पे पासबुक स्कैन करना है 200 केबी से कम में। वो पासबुक आप स्कैन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पत्राचार का पता लिखना है, पते में आपको क्या लिखना है, तो रेंट एग्रीमेंट है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, बिजली बिल लगा सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं कि आपका जो घर है स्वयं का है या किराए से रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो स्वयं का है तो हम यहाँ पे ओवन हाउस लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पते के संदर्भ में कोई दस्तावेज अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है, हमारा एड्रेस हम यहाँ पे टाइप करेंगे। राज्य आपका जो भी राज्य है, हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एमपी सिलेक्ट करेंगे। जिस जिले से हैं, हम सागर से हैं तो सागर सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड हमारा जो है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा पता है पूरा सेम है तो हम स्थायी पते के ऑप्शन पर यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा जो स्थायी पता है ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए नहीं आया है, अगर हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है। फोटो 20 से 100 केबी के बीच में होगा तो फोटो अपलोड आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 10 से 100 केबी के बीच में सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ये दोनों चीजें अपलोड करनी है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे
फोटो अपलोड करते हैं, हमारा जो फोटो है हम यहाँ पे इस टाइप से अपलोड कर देते हैं। ये हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करना है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताने के लिए जैसे कि सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे लिखना है और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद हम आगे के पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पहुंचने के बाद आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको परीक्षा शहर का विवरण देना है। तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा शहर है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, यानी आप जिस जिले के निवासी हैं वो जिला आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद आप पूरी जानकारी चेक करते हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको लिख लेना है, क्योंकि आपको दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। डायरेक्ट अगर पेमेंट फेल होती है तो इसके आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम इस नंबर को कॉपी करते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद आपको ये आवेदन पूरा चेक कर लेना है। अगर आपका ये आवेदन पूरा सही है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर ओबीसी हमने जो है 290 रुपए का शुल्क भुगतान यहाँ पे करना है। अभी हमारा यहाँ पे अनपेड है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आवेदन नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंच जाएगा और हम जो है यहाँ पे पेमेंट करके अपना फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे। ये प्रोसेस है मध्य प्रदेश पीएससी का जो फॉर्म है उसकी। और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।